हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मानसी जैन अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक्स पे आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, अक्षांतर देशांतर रेखाएं। और मेरे अकॉर्डिंग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आता हो। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज की जो क्लास की स्पेशलिटी रहेगी, आज की वीडियो की कहें या लेक्चर की कहें, जो स्पेशलिटी या जो विशेषता रहेगी वो ये कि ड्यूरिंग द लेक्चर, ड्यूरिंग द वीडियो मैं आपको क्वेश्चंस भी डिस्कस करती चलूँगी कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स डिफरेंट एग्जामिनेशन में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। और हाँ, एक बात और, हम जो आज इस वीडियो को करेंगे, इस टॉपिक को करेंगे, वो छोटे छोटे मतलब लाइक पार्ट्स में करेंगे ताकि हम इजीली इस टॉपिक को डिटेल में पूरा अच्छे से समझ सके और हमारी वीडियो लेंथी भी ना हो। तो प्लीज जो भी व्यूअर्स इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसके सभी पार्ट्स चेक करें, प्लेलिस्ट में जाएं और लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के सभी पार्ट्स को चेक करें, लगाएं, ठीक है? तभी आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। सबसे पहले बच्चों हम आज इसका बेसिक करेंगे। अगर मैं इसके बेसिक की बात करूं तो बच्चों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि अक्षांतर देशांतर रेखाएं क्या होती है, ठीक है? देखो, जो रेखाएं, ध्यान से सुनिएगा, जो रेखाएं पृथ्वी पर इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर, ये जो लेटी लेटी रेखाएं हैं, ये मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ। इंग्लिश में नाम याद करना बहुत आसान है। लेटी लेटी है ना, तो लैटिट्यूड्स हैं। ये क्या है? देखो, लेटी लेटी है, जो खड़ी खड़ी होती है, जो लॉन्ग लॉन्ग होती है, वो कैसी होती है बच्चों? वो होती है लॉन्गिट्यूड। लॉन्ग लॉन्ग है ना, हिंदी में इन्हें बोलते हैं देशांतर रेखाएं। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ये ना सोचे कि टोटल हिंदी में बताया जा रहा है, मैं इंग्लिश में साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। और हिंदी वाले ये ना सोचे मैडम तो बीच बीच में इंग्लिश में लिख देती है। भाई आराम से लगाए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इट डजेंट मैटर कि हिंदी में हो रहा है या इंग्लिश में हो रहा है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम्स का पैटर्न हो गया है वो ये कि क्वेश्चंस जो आते हैं एग्जाम में वो कॉन्सेप्ट बेस पर आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। देखो बच्चों, जो कंपटीशन की जीके है ना, अगर आप उसको अपनी पकड़ में लेना चाहते हैं, मुट्ठी में लेना चाहते हैं, उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो वो आपको तभी क्लियर हो पाएगी जब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो। कॉन्सेप्ट एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर तो चाहे आप दुनिया जहान के फैक्ट लर्न करते रहो, जितने मर्जी 1000 2000 3000 4000 क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल सी बात होगी कि आपके टिप्स पे होंगे, ठीक है? चलिए ध्यान देना, दोबारा ध्यान देखो, जो लेटी लेटी है वो अक्षांश, जो खड़ी खड़ी लंबी लंबी है वो देशांतर यानी कि लॉन्गिट्यूड। अक्षांतर देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई इमेजिनरी लाइंस है, काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हें क्यों माना गया है, क्यों खींचा गया है? तो इन्हें इसलिए खींचा गया है या इसलिए इन्हें माना गया है ये कि इनका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है भाई? किसी भी देश, शहर, जगह, स्थान, उसकी अवस्थिति बताना यानी कि लोकेशन बताना और टाइम कैलकुलेट करना। वर्ल्ड में किसी भी शहर का, देश का समय बताना। अवस्थिति बताना कैसे? सपोज अगर मैं आपको कहूं कि बेटा बताओ इंडिया कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? इंडिया कहाँ है? हम क्या श्रीलंका के ऊपर है, बांग्लादेश के इधर, पाकिस्तान के इधर? नहीं। कैसे कहा जाएगा भाई? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से, यानी विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांतर रेखाओं के जरिए हम क्या करेंगे? हम इंडिया की जो लोकेशन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है? ठीक, आगे देखो, यानी इनका काम क्या होता है बच्चों? इनका काम होता है टाइम कैलकुलेट करना और लोकेशन को डिस्क्राइब करना। उसके बाद यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ जाता है, कई बार देखो छोटे मोटे एग्जाम में तो नहीं पूछता, पुलिस वगैरह का एग्जाम होता है, लेकिन अगर हम सीजीएल लेवल पे एग्जाम दें, यूपीएससी एनडीए सीडीएस लेवल पे एग्जाम दें, या फिर किसी भी स्टेट का टैट एग्जाम हो, तो वहां पे क्वेश्चन आ जाता है जो ये है ना हमारी, देखो इधर, दो अक्षांश रेखाएं यानी दो क्या? लैटिट्यूड्स,
इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो जो ये डिस्टेंस होता है बच्चों, ये होता है 111 किलोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड इज 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। ये क्या है बच्चों, दूरी। किसके बीच की दूरी है ये, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी है। इज इट क्लियर। आगे देखो, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, इनके बीच की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32। देखो इधर, जैसे ये देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं कौन सी होंगी, जो खड़ी खड़ी होंगी, जो लंबी लंबी होंगी। इनके बीच का जो डिफरेंस है, जैसे कि ये वाला डिफरेंस, राइट, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 111.32। बट प्लीज ध्यान दीजिएगा, बट ये जो डिस्टेंस होता है ये ओनली इक्वेटर पर होता है। बच्चों ध्यान दो, दोबारा रिपीट कर रही हूं, ये जो डिस्टेंस होता है ये केवल इक्वेटर पर होता है। ठीक है, ध्यान देना। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं, हम ये इक्वेटर है, यहाँ पर इक्वेटर से हम पोलर एरिया पे जा रहे हैं, इक्वेटर से हम पोलर एरिया पे जा रहे हैं। तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, नोटिस करो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इनके बीच का, लॉन्गिट्यूड्स के बीच का, देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे घटता जाएगा और पोलर एरिया में आकर इनका जो डिस्टेंस है, जो इनका पोलर डिस्टेंस होता है बच्चों, वो कितना हो जाता है, 0। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पोलर डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0, 0। ठीक है, क्लियर हो गया। इक्वेटर पर डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 111.32 किलोमीटर। किसका, देशांतर रेखाओं का। ठीक है, आगे ध्यान देना। जैसे हमने देखा कि लैटिट्यूड्स का, अक्षांतर रेखाओं का डिस्टेंस 111 किलोमीटर होता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या इनका डिस्टेंस कम होता है। ऊपर का मतलब कहाँ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ, पोलर एरियाज में। जैसे जैसे हम पोलर एरियाज में जाते हैं क्या इनका डिस्टेंस कम होता है, तो इनका डिस्टेंस कम नहीं होता। यानी जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे हम ध्रुवों की तरफ जाएं या हम नीचे आए ध्रुवों की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ, इनका डिस्टेंस कम नहीं होता, समान रहता है। लेकिन टुवर्ड्स पोल्स, जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनका क्या कम होता है, ध्यान देना बच्चों। जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इनका क्या कम होगा, देखो ये देखो, है ना, ये देखो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे कम है, यहाँ आएंगे और कम हो जाएगा। क्या कम हो जाएगा बच्चों, इनका डायमीटर, व्यास, ये इनका धीरे धीरे कम होगा अक्षांतर रेखाओं का। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बेसिक से कॉन्सेप्ट है। एक बार टैट के एग्जाम में पूछा गया था कि जहां पर अक्षांतर देशांतर रेखाएं, अक्षांतर देशांतर रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, उससे जो जाल बनता है उस जाल को क्या कहते हैं, तो बच्चों उस जाल को कहते हैं ग्रिड। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्रिड, राइट। तो आप इसको नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट वी कैन मूव फर्दर। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं जो जब हम अक्षांतर देशांतर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हमें उनका पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए सो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारी पृथ्वी पर मेजर, प्रमुख, मेन जो अक्षांतर देशांतर रेखाएं हैं वो। अब हम क्या करेंगे, मेन देखेंगे। जैसे 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड, 23.5 साउथ लैटिट्यूड, देन हेयर इट इज 66.5, 66.5 साउथ, 66.5 नॉर्थ। ठीक है, फिर उसके बाद यहां देखेंगे तो बच्चों ये 0 डिग्री देशांतर होती है जिसे जीएमटी कहा जाता है, ग्रीनविच कहा जाता है या प्राइम मेरिडियन लाइन कहा जाता है। देखो इस टॉपिक से ना डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं,
कम से कम 100-150 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो मैं आपको ऐसे ही टिप्स पर करवा दूंगी इस टॉपिक से रिलेटेड, बट कंडीशन आपको बहुत ध्यान से इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये है हमारी वो बेसिक पॉइंट्स जहां से सीधा सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो सबसे पहले ये है हमारी इक्वेटर, इक्वेटर कहें या भूमध्य रेखा कहें, या फिर बच्चों इसका दूसरा नाम है विषुवत वृत्त। ठीक, ये है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि भारत के बीच में से गुजरती है। ये है मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये रेखा ऑस्ट्रेलिया के बीच में से गुजरती है। 66.5 डिग्री साउथ, 66.5 डिग्री साउथ का नाम होता है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, ये होती है हमारी आर्कटिका। ये है जीएमटी यानी कि ग्रीनविच रेखा, इसे प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जब डिटेल देखेंगे तो मैं बताऊंगी। और ये है इंटरनेशनल डेट लाइन यानी कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अगर हम बच्चों क्वेश्चंस की बात करें तो जो 12th लेवल या 10th लेवल तक का एग्जाम होता है, जैसे कि मान लीजिए आपका आर्मी है, एयरफोर्स वाई ग्रुप है, या फिर आप कहें बीएसएफ आईटीबीपी वगैरह के जो एसएससी जीडी वगैरह के एग्जाम होते हैं, या एसएससी कांस्टेबल होता है, या आप लोगों का जो एग्जाम होता है जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो गया, दैट मीन्स बेल्ट जॉब, राइट। तो वहां पर यहाँ से बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको डिग्रीज दे देगा और नाम पूछ लेगा, या आपको नाम दे देगा डिग्री पूछ लेगा। जैसे बोलेगा बताओ कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर है, या आपको कह देगा 23.5 साउथ लैटिट्यूड यानी दक्षिणी अक्षांश का क्या नाम है, या प्रधान मध्याह्न रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा उसका क्या नाम है। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बेसिक है जो आपको याद होना चाहिए कि किसका नाम क्या है। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद होना चाहिए बच्चों वो ये कि सूरज सीधा यहां पर होता है 23 सितंबर और 21 मार्च। कहां पर भाई? भूमध्य रेखा पर। 21 जून को कर्क रेखा पर, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर। इस टॉपिक में से ये चारों डेट्स भी इंपॉर्टेंट है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन कैसे आता है देखो, इधर देखो एक बार ध्यान से समझना। सूरज सीधा, ये जो लाइन है बीचों बीच जिसे हमने 0 डिग्री अक्षांश कहा है, ये भूमध्य रेखा है बच्चों। भूमध्य रेखा पर सूरज सीधा होता है 23 सितंबर और 21 मार्च को। ठीक है, जब सूरज यहाँ पे सीधा होता है ना भूमध्य रेखा पे, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। तो क्वेश्चन आता है दिन और रात बराबर कब होते हैं। तो दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो आप क्या कहेंगे 23 सितंबर और 21 मार्च। दिन और रात बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च। इस घटना को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स, हिंदी में कहते हैं विषुव। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि विषुव क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे विषुव क्या होता है बच्चों? विषुव होता है व्हेन डे एंड नाइट्स आर इक्वल, जब दिन और रात बराबर हो। यहाँ पे आप ध्यान देना, जो 23 सितंबर होती है उसे शरद विषुव कहते हैं, जो 21 मार्च होती है उसे बसंत विषुव कहते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखो, थोड़ा सा अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक इंडिविजुअल लाइन को भी हम देखेंगे। जैसे अब जो हम सबसे पहले देखेंगे वो भूमध्य रेखा को देखेंगे, इक्वेटर के बारे में हम डिटेल देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाकी सब लाइन मिटा देते हैं, यहाँ से हम इसे रफ कर देते हैं और सिर्फ
इक्वेटर पर फोकस करेंगे, राइट। एक एक लाइन को हम क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले आ जाइए आप इक्वेटर पर। इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य, पूरी भूमि के मध्य, बीच में, भूमध्य यानी पूरी पृथ्वी के बीच में से गुजरने वाली रेखा। भूमध्य रेखा का दूसरा नाम है विषुवत वृत्त। ये बहुत कम बच्चों को पता होता है। क्वेश्चन आता है, पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है? तो पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा जो वृत्त होता है वो होता है विषुवत वृत्त या इक्वेटर, क्योंकि यहाँ पर अर्थ का डायमीटर सबसे ज्यादा होता है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पृथ्वी पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कौन सा होता है? तो बच्चों आप क्या आंसर दोगे? विषुवत वृत्त। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट सर्कल ऑन अर्थ सरफेस। उसके बाद देखो, ये मैं बता चुकी हूँ, 23 सितंबर और 21 मार्च को सूरज सीधा भूमध्य रेखा पर होता है। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। भूमध्य रेखा कितने डिग्री पर होती है? तो 0 डिग्री अक्षांश को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, जो ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश, इससे, इस 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। ये बच्चों एनसीईआरटी में तो 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे दिया हुआ है। एग्जैक्टली अगर हम इसको देखेंगे तो 15 डिग्री ऊपर होता है, 10 डिग्री नीचे होता है। तो लेकिन मोटे तौर पर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। एनसीईआरटी में क्या है? 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे। तो ये जो क्षेत्र होता है इसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। ये भूमध्य रेखा के आसपास 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे जो क्षेत्र होता है इसे हम डोल्ड्रम कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे स्टार लगा दिया, आपको ध्यान रहे इसलिए इसको ध्यान से समझो। डोल्ड्रम क्या होता है? ये अगर आपको बात समझ में आ गई ना बच्चों, तो आपको ज्योग्राफी के 2-3 टॉपिक समझ में आएंगे। बारिश वाला टॉपिक समझ में आएगा, आपको फसलों वाला टॉपिक समझ में आएगा, वर्ल्ड में कौन सी फसल कहाँ होती है, वो टॉपिक सब आपस में इंटर रिलेट करेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। डोल्ड्रम कहते हैं 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नीचे। यहाँ पे क्या होता है, क्या यहाँ की विशेषता है? तो देखो, सूरज ना इस वाले क्षेत्र में, इक्वेटर क्या, ये जो आसपास वाला एरिया है, जैसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र कह सकते हैं, इक्वेटोरियल एरिया कह सकते हैं, यहाँ पर सूरज की किरणें पूरा साल तेजी से पड़ती है। सूरज पूरा साल गर्मी देता है, यानी यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, वो भी पूरा साल। ज्यादा गर्मी होने की वजह से, तापमान ज्यादा होने की वजह से क्या होता है? जो वायुदाब होता है वो निम्न हो जाता है, यानी जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, जो आर्ट साइड के बच्चे होते हैं या फ्रेशर होते हैं, कि वायुदाब के निम्न होने का क्या मतलब है। समझो, सपोज ये पेन है, अगर मैं इस पेन को ऐसे कस के जोर से दबाऊंगी तो मैं कहूंगी कि पेन के ऊपर अंगूठे का दबाव ज्यादा है। अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर उठा लेंगे तो हम कहेंगे पेन के ऊपर अंगूठे का दबाव नहीं है, राइट। पेन के ऊपर अंगूठे का दबाव नहीं है, या हल्का सा टच करेंगे तो दबाव कम है। ठीक ऐसे ही हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायु है। जब वायु ज्यादा बैठी होती है तो हम कहते हैं वायुदाब अधिक है, और जब वायु ऊपर उठ जाती है तो हम कहते हैं वायुदाब कम है। तो बच्चों, जब ज्यादा गर्मी होती है ना, तो ज्यादा गर्मी की वजह से जो पृथ्वी का सरफेस है, जमीन है, ये भी गर्म हो जाती है, इसके आसपास की वायु भी गर्म हो जाती है। वायु गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। वायु का गर्म होकर हल्का होकर ऊपर उठ जाना क्या कहलाता है? वायुदाब का कम होना। जब वायुदाब कम होती है, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर पूरा साल बच्चों बारिश होती है। यहाँ पर पूरा साल बारिश होती है, और ज्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन पाए जाते हैं।
किस वाले क्षेत्र को? भूमध्य रेखीय क्षेत्र को या डोलरम क्षेत्र को हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों शांत पेटी। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है शांत पेटी। तो ये शांत पेटी या डोलरम एरिया या भूमध्य रेखीय क्षेत्र की विशेषताएं हैं। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि बताइए विश्व का फेफड़ा किन वनों को कहा जाता है? तो फेफड़ा क्या करता है बच्चों? लंग्स क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं एयर को। तो एयर को प्योरीफाई क्या करेगा? जहां पे जंगल ज्यादा होंगे, क्योंकि इस वाले क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है। आप कल्पना कीजिए बच्चों, इतनी बारिश होती है, सूरज की गर्मी इतनी ज्यादा रहती है कि सूरज की किरणें उन घने घने जंगलों में से छन कर नीचे जमीन पर भी नहीं पहुंच पाती है, जमीन पे काई काई हो जाती है। दुनिया के जितने भयानक घने घने जंगल है, डेंस फॉरेस्ट है, वो सभी इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसलिए भूमध्य रेखा के आसपास जो वन पाए जाते हैं यानी भूमध्य रेखीय वनों को क्या कहते हैं? विश्व का फेफड़ा कहते हैं। बच्चों मैं जो ये टॉपिक आपको कराऊंगी इससे मैं आपको बारिश भी याद करा दूंगी, साथ साथ मैं आपको विश्व के प्रमुख वन, वनस्पतियां, घास के मैदान, ये भी इसी टॉपिक से मैं आपको याद करा दूंगी। हम ये टॉपिक साथ में लेके चलेंगे, ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक बार अगर आप इस टॉपिक को मुझसे पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो विश्वास कीजिएगा आपका इस टॉपिक का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये बेटो ये पार्ट 1 इस वीडियो का। हम इसे नेक्स्ट क्लास में इससे आगे इक्वेटर को देखेंगे, भूमध्य रेखा को। हमने यहाँ पर डोलरम के फीचर्स तक देख लिया है। विश्व का फेफड़ा मैंने बताया है, दोबारा बता रही हूँ, भूमध्य रेखीय वनों को, डोलरम एरिया में पाए जाने वाले वनों को। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप शेयर करेंगे, अगर आपका जो शेयर करना होगा, आपके जो कमेंट्स होंगे, वही मेरे लिए मोटिवेशन होगा और मैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स जल्दी जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच। तैयारी करते रहिए, जुटे रहिए, सफलता डेफिनेटली आप तक जरूर आएगी। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।